हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, यानी शुगर रोग होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन होता है। और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन होता है तो किस में होता है। तो अमीबा में होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। और ये प्रश्न 2019 में, 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुना। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल को आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा के जनतंत्र का भाग नहीं है। तो जो शुक्रवाहिका होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, ये मादा में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और ये प्रश्न 2017 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। और ये प्रश्न 2015 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो जो पपीता होता है ये एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है।
यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है। तो अवशेषी अंग क्या होता है कि वैसा अंग जो शरीर में रहता है लेकिन शरीर में उसका कोई भी काम नहीं रहता है, उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। और मानव शरीर में अवशेषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं, और ये प्रश्न 2012 में, 2015 में और 2016 में पूछा गया है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है, और ये प्रश्न 2015 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो किसके कमी से पनपता है। तो ये शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाता है तब घेंघा पनपता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, और ये प्रश्न 2015 में और 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो जब रक्त में आयरन की कमी हो जाता है तब कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, और ये प्रश्न 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो मृतजीवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता पड़ता है, क्लोरोफिल का भी आवश्यकता पड़ता है, और सूर्य का प्रकाश का भी आवश्यकता पड़ता है, यानी सभी का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है,
और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से अलग होकर बाहर निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है और ये प्रश्न 2013 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और ये प्रश्न 2015 में, 2016 में, 2020 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा यानी जो मिट्टी होता है ये भी प्राकृतिक संसाधन होता है, जो जल होता है ये भी प्राकृतिक संसाधन होता है, लेकिन जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध है, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, और ये प्रश्न 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो जो कुआं होता है ये एक भूमिगत जल का उदाहरण होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, और ये प्रश्न 2014 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु होता है, तो जो केंचुआ होता है ये एक उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये थोड़ा सा साफ नहीं है, इसे आप लोग घबराइएगा मत। हम यहाँ पे आपको पढ़ के बता देते हैं कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, और ये प्रश्न 2016 में और 2020 में पूछा गया है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, और ये प्रश्न 2019 में और ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, और ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक मलेरिया परजीवी होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है, और ये प्रश्न 2013 में पूछा गया है। ए ऑप्शन है वसा है, बी ऑप्शन है एंजाइम है, सी ऑप्शन है हार्मोन है, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन है, तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन होता है ये पादप में वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, और ये प्रश्न 2013 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं, और ये प्रश्न 2014 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं,
तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन होता है, और ये प्रश्न 2013 में, 2019 में, 2021 में पूछा गया है। तो कहां पे होता है? तो ये फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, और ये प्रश्न 2011 में और 2012 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, और ये प्रश्न 15 में और 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ भी आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अलैंगिक मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, और ये प्रश्न 2013 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी कहाँ पे बनता है? तो ये वृषण में बनता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि एंड्रोजन है, और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में लगातार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन एक नर्लिंग हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2020 में पूछा गया है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और ये जो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, और यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ भी दे दिए हैं कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारा फाइनल बोर्ड में यहाँ पे 480 प्लस नंबर लाना है, और जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम आपके लिए करेंगे। तो ये वीडियो बनाने के लिए यही मकसद है कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर आए, और हमारा और हमारे अपने चैनल का नाम रोशन हो। इसीलिए जितना भी हो सकेगा, जैसे भी हो सकेगा, उतना मेहनत हम आपके लिए करेंगे। और ये हमारा 100% गारंटी देते हैं कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना आप सोचे नहीं हैं उससे ज्यादा नंबर हम आपका ला के दिखाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को जितना भी हम पढ़ाते हैं बस आप लोग पढ़ लीजिए, और उसका आप लोग टाइम टू रिवीजन आप लोग जरूर कीजिए। और एक बात आप लोग हमेशा हमारा याद रखिएगा कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होता है तो उसे आप लोग तुरंत नोटबुक पे लिख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद नहीं होंगे, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपका यही फर्ज बनता है कि आप उस प्रश्न को लिखिए। अगर आप सच में पढ़ाई करते हैं और सच में आप नंबर लाना चाहते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जितना भी इसमें से प्रश्न आपको याद नहीं हो उसे आप लोग नोटबुक पे लिखिए और याद कीजिए। और हमारा टारगेट यहाँ पे क्लियर है कि आपका यहाँ पे 480 नंबर आए, 480 से ज्यादा आए, यही हमारा भी सपना है। तो इस सपना का उम्मीद करते हैं कि ये सपना जो हमारा है आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। इसका ये जो हमारा सपना है 480 प्लस नंबर का आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। और जितना मेहनत हमसे हो सकेगा उससे ज्यादा हम मेहनत आपके लिए करेंगे। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास अपने जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 7 बजे शाम में क्लास होगा तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।